शक्ति, इस एक शब्द में जैसे पूरी कायनात का राज छिपा है। हम इसे कहाँ ढूंढते हैं? दौलत में, सत्ता में, या दूसरों पर हुकूमत करने की इच्छा में? पर इतिहास गवाह है, जो शक्ति बाहर खोजी जाती है वो रेत की तरह हाथ से फिसल ही जाती है। असली शक्ति, वो शक्ति जो वक्त को भी मात दे दे, वो बाहर है ही नहीं, वो हमारे भीतर है, हमारे होने के उस गहरे केंद्र में जहां चेतना सांस लेती है। तो चलिए, ये विश्लेषण उस परम शक्ति के स्रोत तक पहुंचने का एक नक्शा है। अपने ही भीतर की इस यात्रा पर निकलते हैं। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इंसानियत की सबसे गहरी पीड़ाओं में से एक का आईना है। एक ही तरह के इंसान की तरफ बार बार खिंचना, एक ही कहानी का बार बार दोहराया जाना और अंत में एक ही तरह का बिखराव। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हमारे मन का, हमारी चेतना का रचा एक चक्रव्यूह है। पर सवाल है, क्यों? हमारे भीतर ऐसा कौन सा अनदेखा चुंबक है जो हमें एक ही तरह के दर्द की ओर बार बार खींचता है? इस एक सवाल का जवाब जिंदगी के मायने बदल सकता है। 20वीं सदी के महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग आत्मा की इन गहराइयों में उतरे और उन्होंने इन अदृश्य धागों को एक नाम दिया, एनिमा और एनिमस। ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, ये हमारे भीतर बसी वो आदिम ऊर्जाएं हैं, वो अदृश्य कलाकार हैं जो हमारी जिंदगी का कैनवास रंगते हैं। ये हमारे अवचेतन में छिपे वो स्त्री और पुरुष तत्व हैं जो पर्दे के पीछे से हमारे सबसे बड़े फैसले लेते हैं, खासकर ये कि हमारा दिल किसके लिए धड़केगा। जरा सोचिए, हर पुरुष के भीतर एक स्त्री ऊर्जा का समंदर लहराता है, करुणा का, भावनाओं का, धैर्य का, अंतर्ज्ञान का। लेकिन हजारों सालों से समाज ने पुरुष को एक ही पाठ पढ़ाया है, कठोर बनो, तार्किक बनो, भावनाओं से परे रहो। और इस प्रक्रिया में उसने अपने भीतर के इस समंदर को जैसे सुखा दिया, उसे अवचेतन के अंधेरे में धकेल दिया। पर ऊर्जा कभी मरती नहीं। वही ऊर्जा सपनों में देवी बनकर आती है, कला में प्रेरणा बन के उतरती है, और जब प्रेम होता है तो किसी स्त्री के चेहरे में अपनी ही खोई हुई आत्मा का अक्स देखकर पागलपन की हद तक आकर्षित होती है। और ठीक इसी तरह हर स्त्री के भीतर एक पुरुष तत्व की ज्वाला धधकती है, तर्क की, साहस की, महत्वाकांक्षा की, दुनिया को एक नया आकार देने की शक्ति। लेकिन पारंपरिक सामाजिक ढांचों ने अक्सर इस आग को दबाया है, उसे अविकसित छोड़ दिया है। और यही दबी हुई शक्ति उसकी अधूरी आकांक्षाएं बन जाती हैं, वो सपने बन जाती हैं जिन्हें वो खुद पूरा करने के बजाय किसी पुरुष में ढूंढने लगती है। ये उसकी अपनी ही शक्ति की गूंज है जिसे वो किसी और में सुनकर मोहित हो जाती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि प्रेम एक तरह का पागलपन है जो हमें हमारे रोजमर्रा के तर्क से भटका देता है। लेकिन यूं के अनुसार सच इसके ठीक उल्टा है। हमारा रोजमर्रा का जीवन, हमारी तथाकथित समझदारी, वो तो एक मुखौटा है, चेतना की नींद में चलने जैसी अवस्था। प्रेम का वो तीव्र, उन्मादी अनुभव ही वो पल है जब ये मुखौटा टूटकर गिरता है और हमारे भीतर का असली अवचेतन स्वरूप, हमारा एनिमा या एनिमस, पूरी शक्ति के साथ सतह पर आ जाता है। उस पल में हम पागल नहीं होते, बल्कि शायद जिंदगी में पहली बार पूरी तरह से जागृत और वास्तविक होते हैं। तो जब हम अपने भीतर की इन शक्तिशाली ऊर्जाओं से अनजान होते हैं तो हम एक बहुत बड़ा धोखा करते हैं, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। हम इन ऊर्जाओं को दूसरों पर प्रक्षेपित करने लगते हैं। हम असल इंसानों को नहीं देखते, हम अपनी अधूरी कल्पनाओं के किरदारों को देखते हैं। और ये हमारे रिश्तों को भ्रम के एक ऐसे रंगमंच में बदल देता है जहां हर कोई एक दूसरे पर अपनी ही आत्मा की परछाई डालकर उससे प्रेम या नफरत कर रहा होता है। आइए इस भ्रम के 6 सबसे आम पैटर्न को समझते हैं। स्त्री द्वारा पुरुष पर होने वाले 3 प्रक्षेपण गहरे मनोवैज्ञानिक घावों से पैदा होते हैं। पहला, शैतानी रोमांटिक। यहां स्त्री उस पुरुष की ओर खिंचती है जो उसे उसके पिता से मिले अधूरेपन की याद दिलाता है। वो प्रेम नहीं, अपने बचपन के घाव को भरने की कोशिश कर रही होती है। दूसरा, प्रेरित करने योग्य विद्रोही। यहां वो अपनी खुद की दबी हुई बगावत की आवाज को एक पुरुष पर देखती है। वो खुद दुनिया से नहीं लड़ना चाहती, पर किसी और की लड़ाई का हिस्सा बनकर अपनी उस इच्छा को जीना चाहती है। और तीसरा, प्रतिभाशाली पुरुष। यहां एक स्त्री अपनी ही अविकसित शक्ति और प्रतिभा को एक गुरु जैसे पुरुष में देखती है, क्योंकि अपनी आंतरिक शक्ति को स्वीकार करने का साहस उसमें अभी नहीं जागा है। और अब पुरुष के प्रक्षेपण, जो अक्सर उसकी मां के साथ उसके रिश्ते से तय होते हैं। पहला, पकड़ में न आने वाली आदर्श स्त्री। ये उस पुरुष का प्रक्षेपण है जिसकी मां भावनात्मक रूप से उससे दूर रही हो। वो किसी असल स्त्री से प्रेम नहीं करता, बल्कि एक काल्पनिक देवी की पूजा करता है जो उसके अकेलेपन को भर सके। दूसरा,
पतित स्त्री, ये उस अच्छे लड़के का प्रक्षेपण है जिसने अपने भीतर के अंधेरे को, अपनी खतरनाक इच्छाओं को दबा दिया है। वो एक ऐसी स्त्री को बचाने की कोशिश करता है जिसमें वो अपनी ही दबी हुई परछाई को देखता है। और तीसरा, पूजा करने वाली स्त्री। यहां पुरुष एक साथी नहीं बल्कि अपनी मां का एक विकल्प ढूंढ रहा है, एक ऐसी स्त्री जो बिना शर्त उसकी सेवा करे और उसके अहंकार को पोषित करे। तो इस प्रक्षेपण के जाल से, इस दुख के अनंत चक्र से बाहर निकलने का मार्ग क्या है? क्या यह मार्ग बाहर की दुनिया में है? नहीं, यह मार्ग भीतर की ओर मुड़ता है। यह अपनी खोई हुई आत्मा के टुकड़ों को वापस घर लाने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह आत्म साक्षात्कार के 3 चरणों से होकर गुजरता है, जो हमें टुकड़ों से पूर्णता की ओर ले जाते हैं। इस यात्रा का पहला कदम है साक्षी भाव से निरीक्षण, बिना किसी फैसले के, बिना किसी नैतिकता के बोझ के, बस ये देखना कि ये खेल कैसे चल रहा है। दूसरा और सबसे कठिन कदम है आत्म जागरूकता, उसी साक्षी भाव से अपने भीतर झांकना और पूरी ईमानदारी से यह स्वीकार करना कि मैं खुद कहां-कहां ये प्रक्षेपण कर रहा हूं। और तीसरा सबसे क्रांतिकारी कदम है एकीकरण। जिन गुणों को हम दूसरों में पूज रहे हैं या खोज रहे हैं, चाहे वो शक्ति हो, करुणा हो या विद्रोह, उन्हें अपने ही भीतर जन्म देने का सचेत प्रयास करना, यही असली साधना है। ये आंतरिक एकीकरण सिर्फ प्रेम संबंधों को सुधारने का उपाय नहीं है, ये तो चेतना का रूपांतरण है जो जीवन के हर क्षेत्र में शक्ति और प्रभाव का परम स्रोत बन जाता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा संतुलित होकर एक साथ नृत्य करना शुरू कर देती है, तो उसके सोचने, काम करने और नेतृत्व करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। ये अस्तित्व का सबसे सुंदर नृत्य है, शिव और शक्ति का आंतरिक मिलन। सोच के 2 आयाम हैं। पौरुष सोच विश्लेषणात्मक है, ये दुनिया को टुकड़ों में तोड़कर विश्लेषण करके समझती है, ये अरस्तु का तर्क है। स्त्रैण सोच समग्र है, ये देखती है कि सारे टुकड़े एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, ये बड़ी तस्वीर को एक साथ देखती है। ये लाओ तुत्जू का अंतर्ज्ञान है। एक संतुलित व्यक्ति इन दोनों का स्वामी होता है। वो किसी समस्या की जड़ तक भी जा सकता है और सृष्टि के साथ उसके संबंध को भी समझ सकता है। यह बौद्धिक शक्ति का शिखर है। इसी तरह कर्म के भी 2 मार्ग हैं। पौरुष मार्ग आक्रामक और सीधा है, यह दीवार से सीधे टकराता है, यह सिकंदर की तलवार है। स्त्रैण मार्ग रणनीतिक और धैर्यवान है, यह नदी की तरह है जो टकराव से बचकर रास्ता बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है। यह चाणक्य की कूटनीति है। सच्चा रणनीतिकार वो है जो जानता है कि कब तलवार उठानी है और कब नदी की तरह बहना है। वो बल और बुद्धि दोनों का संतुलन साधता है। राजनीति और नेतृत्व के क्षेत्र में यह संतुलन राष्ट्रों का भाग्य तय करता है। एक पूरी तरह से पौरुष नेता तानाशाह बन सकता है जो सिर्फ जीत पर ध्यान देता है, लोगों पर नहीं। वो साम्राज्य बनाता है पर शांति नहीं ला पाता। एक पूरी तरह से स्त्रैण नेता शायद कड़े फैसले लेने में कमजोर पड़ जाए और राष्ट्र को असुरक्षित छोड़ दे। लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे महान नेता अशोक से लेकर लिंकन तक वही हुए हैं जिन्होंने अपने भीतर दृढ़ता और करुणा दोनों को साधा। वे निर्णायक भी थे और सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने न सिर्फ युद्ध जीते बल्कि सभ्यताओं का निर्माण भी किया। तो अंत में हम शक्ति की एक नई परिभाषा पर पहुंचते हैं। ये बाहरी दुनिया पर नियंत्रण नहीं, ये अपने भीतर की दुनिया पर महारत हासिल करना है। ये अपने भीतर के स्त्री और पुरुष तत्व के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कला है। जब ये संतुलन सध जाता है तो एक ऐसी शक्ति का उदय होता है जिसे किसी बाहरी पुष्टि की जरूरत नहीं होती। ये प्रामाणिक शक्ति है जो एक बुद्ध के मौन में भी उतनी ही प्रखर होती है जितनी एक सम्राट के आदेश में। सूजन सोंटैग का यह कथन सौंदर्य की सबसे गहरी परिभाषा है। पूर्णता का अर्थ आधा होना नहीं बल्कि अपने भीतर के दोनों हिस्सों को गले लगाना है। एक पुरुष की असली शक्ति उसकी करुणा में झलकती है और एक स्त्री की असली सुंदरता उसके साहस में। यही संपूर्ण मनुष्य का सौंदर्य है, एक ऐसा सौंदर्य जो सिर्फ आंखों को नहीं आत्मा को तृप्त करता है। तो यहां इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जीवन का परम लक्ष्य दूसरों पर विजय पाना नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाना है। असली शक्ति अपने भीतर के अंधेरे और उजाले को, अपने तर्क और भावना को, अपनी कोमलता और कठोरता को एक साथ स्वीकार करने में है। उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने के बजाय उन्हें एक करने में है। ये आत्मनियंत्रण, ये आंतरिक सामंजस्य ही परम स्वतंत्रता है। और अंत में यह विश्लेषण एक सवाल के साथ रुक जाता है,
एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कोई किताब या कोई गुरु नहीं दे सकता। इसे हर किसी को अपने अस्तित्व की गहराइयों में खोजना होगा। किसी भी इंसान की वो शक्ति जो अभी तक अप्रयुक्त है, कहां दबी हुई है? क्या वो उस करुणा में है जिसे कभी बहने नहीं दिया गया, या उस साहस में है जिसे कभी व्यक्त नहीं किया गया? इस सवाल का जवाब ही आत्मखोज की यात्रा का पहला कदम है, उस परम शक्ति की ओर जो हर एक के भीतर प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है।